नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आरबीआई ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। जो करीबन 22 सालों से जिसके ऊपर रोक थी, अब उस रोक को हटाकर आरबीआई जो है अब यहाँ पर फिर से जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन सभी को जो है जो सहकारी बैंक्स होते थे उनको अब यहाँ पर लाइसेंस देना स्टार्ट करेगा। क्या होते हैं ये सहकारी बैंक, किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ में साथियों क्यों इसके ऊपर रोक लगी थी और अब इसको फिर से इस रोक को हटाकर लाइसेंस देना अब क्यों यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है, इन सारी चीजों का विश्लेषण आज की इस वीडियो में हम आपके साथ करने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में जो है वो समझिएगा। आइए बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर देखिए जो आरबीआई है, यहाँ पर अगर आप हेडलाइंस देखें तो आरबीआई टू रिज्यूम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स लाइसेंसिंग आफ्टर 22 ईयर पॉज, रिव्यू रूरल बैंक रूल्स। यानी कि आरबीआई ने जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे उनकी लाइसेंसिंग को जो 22 सालों से रोका हुआ था, उसको पुनः मतलब लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया थी उसको रोका हुआ था, अब उसको 22 सालों बाद पुनः स्टार्ट करने जा रहा है। साथ में जो रूरल बैंक हैं, यहाँ पर जो ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके भी जो नियम हैं उनको यहाँ पर रिव्यू करने की बात जो है वो आरबीआई ने कही है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। बाकी आपको अगर मुझे लेकर कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर रखिएगा। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, इस टॉपिक को लेकर वीडियो देखने के बाद अंत में जरूर उसको जो है कमेंट में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। क्या होते हैं सहकारी बैंक और ये नया दौर इसका क्या है, सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। पहले समझते हैं कि यह खबर है क्या, ये पूरा न्यूज क्या है। साथियों देखिए, जो आरबीआई के गवर्नर हैं जो कि संजय मल्होत्रा जी हैं, इन्होंने अगस्त में जो एमपीसी के मतलब जो बैठक होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जो सारी चीजें रेपो रेट कितना रहेगा, जो सारी चीजों का रिव्यू करती है, वो जब कमेटी की बैठक हुई तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ बातें कही, जैसे कि यूसीबी यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, इनकी लाइसेंसिंग को फिर से शुरू करने के लिए ड्राफ्ट जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर जारी होंगी। साथ में साथियों जनवरी 2026 के डिस्कशन पेपर पर मिले फीडबैक के आधार पर यह जो है काम आरबीआई करने जा रही है। वहीं साथियों ग्रामीण सहकारी जो बैंक हैं यानी कि जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनके लिए क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट की व्यापक समीक्षा होगी। 2008 के बाद साथियों ये पहली बार जो है वो होने जा रहा है। वहीं साथ में साथियों सभी रेगुलेटिंग संस्थाओं के लिए जो ब्याज दरें हैं उनके नियम एक जैसे रखने की यहाँ पर जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर बनाने का प्रस्ताव है, और जिससे कि जो पारदर्शिता है और जो उपभोक्ता है दोनों के लिए यहाँ पर साथियों दोनों चीजों के लिए सुरक्षा जो है वो इससे सुनिश्चित रहेगी। वहीं साथियों जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई कमेटी की, इसकी जो रिपोर्ट है इसमें साथियों अभी भी जो रेपो रेट है उसको 5.25% ही अभी रखा गया है, यानी कि अभी इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। रेपो रेट क्या है मैंने बहुत बार आपको डिटेल में यहाँ पर समझाया है, ठीक है। अब साथियों बात करें कि यह आखिर में मायने क्यों रखता है, तो देखिए 2004 से जो यूसीबी है यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनको नए बैंकिंग लाइसेंस देना बंद था, और अब यह 22 साल बाद जो है फिर से यह दरवाजा यहाँ पर खुलने जा रहा है। यानी कि 22 साल मतलब 2004 से किसी भी कोई भी नया बैंक ही यहाँ पर जो कोऑपरेटिव बैंक ही नहीं ओपन हो रहा था, अब यहाँ पर फिर से ये स्टार्ट होना मतलब खुलना स्टार्ट होगा। साथियों इसको समझने से पहले ये कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, किसके लिए काम करते हैं, मैं आपको ये पूरी जो भारत की बैंकिंग प्रणाली है वो समझाना चाहूंगा। कि जैसे भारत की जो बैंकिंग संरचना है, सबसे पहले साथियों आता है आरबीआई। आप सभी को पता है कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी कि यह केंद्रीय नियामक बैंक है जो कि सबसे ऊपर है और सभी बैंकों को यही जो है वो नियंत्रित करता है, यही रूल रेगुलेशंस को जो है वो डिसाइड करता है। इसके बाद साथियों आता है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। यह क्या करता है, तो यह पब्लिक के लिए होता है, यह प्राइवेट भी होता है, विदेशी भी होते हैं, आरआरबी मतलब रेलवेज में भी होते हैं, एसएफबी पेमेंट बैंक होता है जो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यहाँ पर होता है। इसके बाद साथियों एक होता है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या होता है, तो यह दो प्रकार का होता है, एक तो शहरी सहकारी बैंक यानी कि अर्बन
कोऑपरेटिव बैंक होता है और एक ग्रामीण होता है यानी कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक। इसमें सदस्यों को स्वामित्व वाले बैंक होते हैं, यानी कि इसमें जो मेंबर होते हैं ना, उन्हीं को जो है वो पैसे या फिर जो भी चीजें सुविधाएं मिलनी होती है उन्हीं को मिलती हैं, और ये जो है मिलकर उसको जो है वो बनाते हैं। मतलब एक तरीके से समझिए कि एक ग्रुप है जो कि कुछ पैसे जोड़ जोड़ कर मतलब सभी लोग कुछ कुछ पैसे उसमें डाल रहे हैं, जिसके वजह से मतलब उसमें एक अमाउंट, मान लीजिए 10 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो 10 लोगों ने एक एक रुपए दिए तो 10 रुपए हो गए, और किसी को कभी उन्हीं सदस्यों में से किसी को अगर कभी जरूरत है कि 5 रुपए उसको जरूरत है, उसको इमरजेंसी में चाहिए, तो वो उसी बैंक से जो है वो लोन ले लेता था। मतलब कि जो वो लोग दिए हैं एक एक रुपया, वो फिर उसमें से 10 रुपए में से उठा के 5 रुपए उस व्यक्ति को दे देंगे, और उस 5 रुपए पर जो बैंकिंग की दर होती है, ब्याज दर होती है, उससे कम जो है वो यहाँ पर ब्याज दरें होती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सहकारी बैंक क्या होते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि सीधी भाषा में सहकारी बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो कि सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में बनते हैं, जिनका मालिकाना हक व नियंत्रण उन्हीं सदस्यों के पास होता है जो इसमें जमा करते हैं और उधार लेते हैं। मुनाफा कमाना इनका मुख्य मकसद नहीं है, बल्कि सदस्यों को सस्ता कर्ज और बुनियादी बैंकिंग सेवाएं देना जो है वो इसका मकसद होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। साथियों, 1 मेंबर इक्वल टू 1 वीटो, यानी कि शेयर की संख्या नहीं सदस्यता मायने रखती है, जैसे किसी क्लब में होता है। यानी कि अगर एक सदस्य है तो एक सदस्य है यहाँ पर, तो उसके पास एक वोट होगा। अब इसमें साथियों 2 होते हैं, एक होता है शहरी और एक होता है आपका ग्रामीण सहकारी बैंक, और यहाँ पर शहरी सहकारी बैंक। साथियों, शहरों और कस्बों के में व्यापारी, छोटे कारोबारी और जो वेतन भोगी वर्ग होता है, जो जिसको कि मतलब सैलरी जो पाते हैं, वो जो वर्ग होते हैं, यह उनकी सेवा होती है जो पूरी तरह से आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होती है। यानी कि ये लोग मिलके मतलब कि इस तरीके का एक बैंक बना लेते हैं। वहीं ग्रामीण में साथियों किसान व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कर्ज इसकी संरचना राज्य सहकारी बैंक होती है और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। और इसके बाद साथियों पीएसीएस यानी कि प्राइमरी स्तर पर साथियों इसका मतलब एक तरीके से रेगुलेट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर बात करते हैं जो रेगुलेशन आता है कि दोहरा नियंत्रण यानी कि डुअल कंट्रोल, इसको जो कंट्रोल करने की बात है। इसमें देखिए साथियों, सहकारी बैंक भारत में 2 अलग अलग जो अथॉरिटी हैं उनके अंतर्गत काम करता है। यही इनका सबसे खासियत और सबसे जो है वो बड़ी चुनौती दोनों है। मतलब कि इसकी खासियत भी है, इसकी स्ट्रेंथ भी है कि दो अथॉरिटी इसको रेगुलेट करती हैं, और इसकी जो है वो परेशानी भी है कि इसको 2 लोग रेगुलेट करते हैं। पहला साथियों कि आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। साथियों, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम आया था 1949 में, और जो बैंकिंग विधि यानी कि सहकारी समितियों पर लागू हुआ अधिनियम 1965 के तहत, इसमें पूंजी पर्याप्त यानी कि कैपिटल जो एडिक्वेसी है, फिर लाइसेंसिंग और शाखा का विस्तार, जोखिम प्रबंधन व ऋण जो मानदंड है, और जो ऑडिट और जो निरीक्षण है, ये सारे काम जो है वो यहाँ पर आरबीआई के अंडर में होते हैं। आरबीआई इनको रेगुलेट करता है, देखता रहता है, तय करता है। दूसरा होता है साथियों राज्य या फिर केंद्र सरकार। देखिए, जो सहकारी समितियों के रजिस्टर यानी कि रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए यह प्रबंधन जो है यह प्रबंधन संबंधी पहलू हैं, जैसे कि इसमें रजिस्ट्रेशन व प्रशासन, मैनेजमेंट व बोर्ड का चुनाव, वार्षिक आम सभा और यहाँ पर विवाद का निपटारा। ये सारी चीजें मतलब कि जो राज्य है या फिर केंद्र सरकार है उसके अधीन होता है। मतलब अगर सेंट्रल वाला है तो वो सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर देखेगी, और जो राज्य का है अगर स्टेट का है तो वो यहाँ पर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को जो है वो देखेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों कि जो मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इसमें साथियों 4 टियर में इसको वर्गीकरण किया गया, यानी कि 4 भागों में जो है इसको बांटा गया है। पहला है जिसमें टियर 1, जिसमें कि एकल राज्य यानी कि सिर्फ एक राज्य का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आता है, जिसके अंदर करीबन मतलब कि 100 करोड़ से जो है वो कम यहाँ पर जमा होता है। फिर एक आता है टियर 2, जिसमें कि जमा 100 से लेके 1000 करोड़ के अंदर होता है। फिर टियर 3 आता है जिसमें 1000 से लेके 10,000 करोड़ रुपए तक जमा होते हैं। और फिर आता है टियर 4, जिसमें कि 10,000 करोड़ रुपए से जो है वो अधिक होता है, और यह सबसे बड़े यहाँ पर
यूसीबी होते हैं, यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। तो जो ये बैंक हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, पहले तो जो कोऑपरेटिव बैंक है वो दो भागों में बंटते हैं, शहरी और ग्रामीण। फिर इसके बाद साथियों यहाँ पर जो शहरी हैं वो चार भागों में बंटते हैं, एक में 100 करोड़ से कम, दूसरे में 100 से लेके आपका 1000 करोड़, तीसरा जो टीयर 3 होता है उसमें 1000 से 10,000 करोड़, और टीयर 4 में 10,000 करोड़ से ऊपर के होते हैं। साथियों जितना बड़ा टीयर होता है उतनी सख्त पूंजी और गवर्नेंस की भी सख्त होती है, मतलब उसकी भी शर्तें होती हैं। और यही जो है वो जो क्या कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी है उसका सिद्धांत है, जो नई लाइसेंसिंग नीति को भी नीति में भी यहाँ पर दिखेगा। अब साथियों बात करते हैं इतिहास की कि 2004 में लाइसेंस को क्यों रोका गया। जो ये लाइसेंस था इसको 2004 के अंदर क्यों रोक लिया गया। तो सबसे पहले तेज विस्तार लेकिन कमजोर निगरानी। साथियों 1993 से 2001 के बीच में आरबीआई ने करीबन 823 जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस थे वो यहाँ पर जारी किए थे, जो कि बहुत तेज रफ्तार से थे, और इनमें से कई बैंक कमजोर पूंजी वाले थे, यानी कि उसमें पैसा कम था और कमजोर गवर्नेंस था, और लापरवाह कर्ज बांटने की वजह से बहुत जल्दी ही जो है वो यहाँ पर वित्तीय रूप से अस्वस्थ हो गए। यानी कि यहाँ पर जो पहले तो इनके पास पैसा कम था, पूंजी कम थी, दूसरी बात जो इनको रेगुलेट करने की एक तरीके से सिस्टम था वो सही नहीं था, बहुत लापरवाह था, किसी को भी पैसा दे देना था, किसी से भी मतलब कि किसी को भी उधार दे देना था, ये देखना नहीं, सुनिश्चित करना नहीं कि वो पैसा रिटर्न कर पाएगा या फिर नहीं। तो इसके वजह से ये बहुत ही इनकी स्थिति बिगड़ने लगी। साथियों गुजरात के माधवपुर मार्केटाइल को कोऑपरेटिव जो मतलब कि कोऑपरेटिव जो बैंक है इस जैसे मामले में जमाकर्ता का भरोसा हिला दिया। नतीजा निकला कि 2004 में आरबीआई ने नई लाइसेंस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। यानी कि यहाँ पर माधोपुर में एक था, गुजरात के अंदर है, वहां पर इस तरीके का कुछ फ्रॉड हुआ था जिसके वजह से इसको फिर बंद कर दिया गया। साथियों इसके बाद आरबीआई ने क्या किया, तो 2010 में नए लाइसेंस पर विचार करने के लिए हाई लेवल एक्सपर्ट का जो है वो ग्रुप इन्होंने गठित किया। 2020 से 22 में एनएस विश्वनाथन समिति की सिफारिश पर 4 टीयर रेगुलेटरी का ढांचा बनाया गया। ये जो आपको 4 टीयर रेगुलेटरी दिख रही है, ये ढांचा जो है वो एनएस विश्वनाथन जो समिति है इसके सिफारिश पर बना है, और इसमें कैपिटल जो एडिक्वेसी है और जो गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट के नियम धीरे धीरे यहाँ पर सख्त किए गए, और जनवरी 2026 के अंदर नई लाइसेंसिंग नीति के पर जो है वो डिस्कशन पेपर जो है वो यहाँ पर अब जारी हो गया है। इसके बाद साथियों आते हैं कि अब लाइसेंसिंग जो है वो दोबारा क्यों दी जा रही है। तो देखिए आरबीआई के मुताबिक जो है पिछले 2 दशकों में सेक्टर की सेहत में काफी सुधार हुआ है, इसलिए दरवाजे फिर से यहाँ पर खोले जा रहे हैं लाइसेंस देने के, पर यहाँ पर सख्त शर्तों के साथ खुलेगा। यानी कि अब जो लाइसेंस मिलेगा वो बहुत ही सख्त शर्त के साथ मिलेगा, यानी कि उसमें बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर रूल्स होंगे, जिसमें जैसे कि अगर पहला देखें तो इसमें न्यूनतम पूंजी जो है वो 300 करोड़ रुपए होनी चाहिए, यानी कि पिछले वित्त वर्ष के अंत तक मजबूत शुरुआत की आधार सुनिश्चित करने के लिए जो पूंजी है कम से कम 300 करोड़ होनी चाहिए। दूसरा जो CRAR है वो 12% से जो है 12% से कम या फिर उसके बराबर होना चाहिए। पूंजी पर्याप्त अनुपात में जोखिम झेलने की ताकत की गारंटी जो है वो देखना है। वहीं जो नेट एनपीए है वो यहाँ पर आपका जो है वो 3% के बराबर या फिर 3% से अधिक होना चाहिए, ताकि लाइसेंस मिलते वक्त जो है फंसे कर्ज की जो है वो सीमा यहाँ पर तय की जाए। इसके बाद साथियों चौथा है कि सिर्फ मजबूत सोसाइटियां जो हैं, जो अच्छी वित्त सेहत वाली सहकारी क्रेडिट सोसाइटी है उन्हीं को जो है वो यूसीबी यानी कि अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वही बना पाएंगी, उन्हीं को यहाँ पर लाइसेंस दिया जाएगा। ये नहीं कि कोई भी उठकर आया और यहाँ पर बना लिया। साथियों यानी संदेश साफ है कि विस्तार तो होगा पर 2004 जैसी गलती को यहाँ पर जो है वो नहीं दोहराया जाएगा। अब साथियों दूसरा बात करते हैं कि ग्रामीण सहकारी बैंकों की समीक्षा की जो बात की गई है, जिसमें कि क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट जिसको कि सीएमए कहा जाता है 18 साल बाद जो है वो ओवरऑल होगा। यानी कि ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए जो कर्ज की निगरानी का यह ढांचा आखिरी बार 2008 में बनाया गया था, और तब से सेक्टर में जो है वो संरचनात्मक और नियामक बदलाव आ चुके हैं। इसलिए आरबीआई अब इसकी व्यापक समीक्षा कर नए ड्राफ्ट दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर जारी करने जा रहा है, और ताकि निगरानी व्यवस्था को
मौजूदा हालात के मुताबिक हो सके, यानी कि क्योंकि आपको पता ही है कि 2008 के बाद से मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, यूपीआई अब मैक्सिमम लोग यूपीआई का यूज कर रहे हैं, सब लोग ऑनलाइन चीजें कर रहे हैं, तो इसलिए फिर से जो है इसकी रिव्यू की जा रही है। साथियों जो तीसरा ऐलान किया गया है कि ब्याज दरों में हार्मोनाइजेशन होगा, यानी कि सभी रेगुलेटिंग संस्थाएं जैसे कि बैंक, एनबीएफसी, सहकारी बैंक पर यह लागू ब्याज दर नियमों का एक जैसा किया जाएगा। जो एमसीएलआर है और जो यहाँ पर ईडीएलआर है, इससे जुड़े जो ऑपरेशन पहलू हैं, जो कि डे काउंट कन्वेंशन और बेंचमार्क रीसेट तरीकों में एक रूपता लाई जाएगी, और मकसद इसका यही है कि लोन प्रोसेसिंग में पारदर्शिता हो, मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मजबूत करना और उपभोक्ता की सुरक्षा को बढ़ाना जो है वो इसका यहाँ पर मकसद है। आई होप आपको ये चीजें जो है अभी तक बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी। अब साथियों बात करते हैं कि सहकारी बैंक से किसे क्या मिलता है, मतलब जो सहकारी बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, या किसके लिए होते हैं, इससे क्या मिलता है। तो पहला देखिए वित्तीय समावेशन, यानी कि जहां बड़े बैंक कम पहुंचते हैं, छोटे कस्बे, किसानों और असंगठित क्षेत्रों की बैंकिंग। मान लीजिए कि कोई कमर्शियल बैंक है और एक ग्रामीण इलाका है, या फिर कोई एक रूरल एरिया है, या फिर किसी भी प्रकार का क्षेत्र है, तो वहां पर जो लोकल लोग हैं वो ज्यादा उसके बारे में जान रहे होंगे। मान लीजिए कि कोई अगर कमर्शियल बैंक है, उसके अंदर कोई मैनेजर आया है, वो पता नहीं कहाँ से आया है, उसको वहां की जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में डिटेल है ही नहीं, तो वहां पर साथियों लोन वो जल्दी देगा नहीं, क्योंकि उसको ये डर है कि उसका पैसा रिकवर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन जो ये कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, क्योंकि ये उन्हीं सोसाइटीज वहीं के लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो फिर उनको पता होता है कि हाँ जो सामने वाला व्यक्ति है वो इस काम को, जो पैसा ले रहा है उसको रिटर्न दे देगा। तो अगर उनको विश्वास ज्यादा होता है, क्योंकि वो धरातल पर चीजें देखते हैं, तो इसके वजह से साथियों वो लोग पेमेंट जल्दी दे देते हैं, मतलब उनको लोन जो है वो पास हो जाता है, जिसके वजह से उस व्यक्ति का काम नहीं रुकता है और वो अपने काम को आगे बढ़ा पाता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था साथियों दूसरा है, या स्थानीय बचत, स्थानीय कर्ज में पैसा उसी समुदाय में घूमता रहता है, यानी कि जो उनकी बचत होती है, फिर वहीं के कुछ लोग, मान लीजिए कि जो सोसाइटी होगी उसमें जो मेंबर्स होंगे उन्हीं में से कोई लोन लेगा, तो जब उन्हीं में से लोन लेगा तो फिर वो उन्हीं में खर्च करेगा, यानी कुल मिलाकर ये उसी में जो है वो घूमता रहता है। तीसरा साथियों की आसान और सस्ता कर्ज होता है, यानी कि छोटे व्यापारी और किसानों को कम दस्तावेजी झंझट में जो है वो लोन दे देता है। चौथा साथियों इसमें प्रतिस्पर्धा भी बढ़े, यानी कि अगर ये काम स्टार्ट होता है तो जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें ज्यादा विकल्प होगा और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। मतलब मान लीजिए कि जब ये बैंक खुल जाएंगे तो जो कमर्शियल बैंक हैं वो जो लोन देने का काम करते हैं, अब उनको भी यहाँ पर चैलेंज मिलने लगेगा कि कोई सस्ते में लोन दे रहा है, उनसे कम झंझट में दे रहा है, ना कागजी कार्यवाही ज्यादा है, ना और सारे टेंशन है। तो ये जो है वो एक तरीके से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ाएंगे। साथ में रोजगार का भी सृजन होगा, स्थानीय स्तर पर बैंकिंग नौकरियां और सहकारी नेतृत्व को भी यहाँ पर मौका मिलेगा। साथ में क्रेडिट डेप्थ बढ़ेगा, यानी कि बैंकिंग व्यवस्था में और गहराई होगी और ज्यादा जमा और ज्यादा निवेश जो है वो यहाँ पर हो सकेगा। अब साथियों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि क्या दूसरे देशों में भी सहकारी बैंक हैं, मतलब क्या यह जो नियम है ये सिर्फ भारत में ही ऐसे बैंक हैं या फिर दूसरे देशों में भी है। तो आपको जानकर हैरानी होगी साथियों, सहकारी बैंकों से जुड़े दुनिया भर में भारत से भी पुराने हैं और कई देशों में ये सेक्टर बेहद ही मजबूत जो है और बड़ा बन चुका है। जैसे साथियों जर्मनी के अंदर 1862 में ही फ्रीडरिश रिफाइजन ने पहला यहाँ पर क्रेडिट यूनियन बनाया था, जो आज यहाँ पर वोल्क बैंकेन रिफाइजन बैंकेन नेटवर्क जर्मनी बैंकिंग के तीन मुख्य स्तंभों में से एक है। मतलब कि 1862 में ही अगर आप देखें तो ये बन गया था। इसके बाद साथियों नीदरलैंड के भी अंदर है, इसमें किसानों की सहकारी संस्था से शुरू होकर आज ये दुनिया का सबसे बड़े बैंकों में से एक बना है, मतलब ये किसानों ने बनाया था। ऑस्ट्रिया में भी इसी तरीके का है, वहीं साथियों फ्रांस के अंदर भी है, अन्य देशों में अगर आप देखें अमेरिका के अंदर भी है, ब्रिटेन के अंदर भी है। तो मतलब समझिए कि पूरी दुनिया में है और ये बहुत बड़े बड़े बैंक जो हैं वो यहाँ पर ये बन चुके हैं। अब साथियों बात करें भारत बनाम दुनिया, फर्क क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो नियामक है उसमें
जो यहाँ पर भारत के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनमें दोहरा नियंत्रण होता है। एक तो आरबीआई और दूसरा राज्य सरकार है। लेकिन जो यूरोप का मॉडल है, जैसे जर्मनी और नीदरलैंड का, इसमें एकल पर्यवेक्षण जो ढांचा है वो है, यानी कि राष्ट्रीय या फिर यूरोपियन यूनियन बैंकिंग सुपरविजन के तहत ही सिर्फ इन पे निगरानी होती है। वहीं साथियों, अगर आकार की बात करें तो जो भारत के अंदर हैं ये ज्यादातर छोटे हैं और स्थानीय स्तर पर ही सीमित हैं। लेकिन जो जर्मनी और नीदरलैंड वगैरह में है, यह नेटवर्क आपस में जुड़े हैं और ग्लोबल दिग्गज बन गए हैं, यानी कि ये पूरे वर्ल्ड में जो है एक तरीके से चल रहे हैं। वहीं साथियों, स्थिरता की इतिहास की बात करें तो 1990 के दशक से लेके 2000 के में कई बैंक जो है वो भारत के अंदर असफल हो गए। वहीं साथियों, अगर यूरोप के आप मॉडल को देखें तो यह मजबूत डिपॉजिट गारंटी व सहकारी संघ प्रणाली जो है वो बन गए हैं। वहीं मौजूदा दिशा की बात करें तो लाइसेंसिंग फिर से शुरू होगी, लेकिन सख्त जो है वो पूंजी शर्तें होंगी। वहीं पहले से ही यह स्थिर है और यहाँ पर जो है वो समेकन पर जो है वो फोकस है। यानी कि जो दुनिया है वो बहुत आगे है, हम अभी शायद उसके अपेक्षा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पीछे हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में समझ में आ गई होंगी, क्या है, कैसे है, ये बैंक क्या होते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।